वाले एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या कर रहे हैं हम कि एक रिंग है जिसका रेडियस ए है और चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली ओवर इट्स लेंथ, मतलब एक रिंग के ऊपर पूरा चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है। फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग एट द डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। तो चलिए साइड में हम यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि एक यहाँ पर रिंग ले लेनी है। ये हमने एक रिंग ले ली और एक हम एक्सिस ले लेते हैं। ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ सकें। 0 डिग्री 0 0 0 0 0 0 0 डिग्री। ओके, तो हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इस रिंग के ऊपर जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है। इस रिंग पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और जो डिस्टेंस है वो है एक्स डिस्टेंस दूरी पे हमें फाइंड आउट करना है। मतलब इस पॉइंट पी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है जो यहाँ से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे। तो आई होप क्वेश्चन तो आपको क्लियर है कि भाई ये रिंग के चलते जो फील्ड निकलेगी वो इस पी पॉइंट पर कितनी होगी आपको फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना एक एलिमेंट सेलेक्ट करूँगा। सबसे पहले यहाँ पर मैं एक एलिमेंट सेलेक्ट करूँगा, छोटा सा, ये छोटी सी रिंग का एक पीस लूँगा जिसमें डी क्यू चार्ज है, मैं ये लेट कर लेता हूँ। अब इस छोटे से पीस के चलते यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी, छोटा सा एक चार्ज लिया बिल्कुल, तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से जाएगी। ऐसे ही अगर आप देखें तो अगर मैं नीचे से भी सेलेक्ट करता तो इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है कि नहीं। और अगर यहाँ से भी सेलेक्ट किया जाता तो यहाँ से भी ऐसे फील्ड निकलती, पर अभी हम कर नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि दो बहुत है दिखाने के लिए। तो इसका मतलब हर एक डी क्यू चार्ज इस तरह की फील्ड बनाएगा। अगर मैं इसको देखूं तो भाई ये डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, छोटी छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर ये एंगल थीटा लेट कर लिया जाए तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा और ये डी ई कॉस थीटा बनेगा। ऐसे इसका भी डी ई कॉस थीटा, ऐसे ही इधर वाले का मतलब सबका मिला के टोटल जो बनेगा वो डी ई कॉस थीटा। बहुत सारे कंपोनेंट बनेंगे, ठीक है। और जो डी ई साइन थीटा के कंपोनेंट होंगे, डी ई साइन थीटा इधर, डी ई साइन थीटा एक इधर, ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। एक अगर यहाँ से खड़े होकर के कोई बंदा देख रहा है, ठीक है, इधर से कोई बंदा देखेगा तो उसे ऐसा दिखेगा इस पॉइंट पे, पी पॉइंट पे, कि ये सब डी ई साइन थीटा है, ये डी ई साइन थीटा उसे दिखेंगे और ये सब एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हुए नजर आ रहे होंगे। और जो डी ई कॉस थीटा है वो कुछ इस तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा। अब डी ई का वैल्यू कितना है, तो के इंटू में डी क्यू चार्ज, क्योंकि हमने जो चार्ज सेलेक्ट किया था छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए वो डी क्यू किया था, इंटू में ये वाला डिस्टेंस दैट इज आर स्क्वायर। कॉस थीटा कितना होगा, तो ये हमें पता है एक्स, क्योंकि ये थीटा है तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो एक्स अपॉन में आर। तो ये हो जाएगा के डी क्यू एक्स अपॉन आर का क्यूब और इसका इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर के एक्स और आर तीनों ही कांस्टेंट है, जो वेरिएबल है वो चार्ज है। तो कितना चार्ज है, तो क्यू चार्ज है, ठीक है। तो जीरो से लेके कैपिटल क्यू तक के लिए इंटीग्रेट करेंगे तो ये होगा के डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा एक्स अपॉन में आर का क्यूब। अब आर कितना है वो पुट कर देते हैं, के क्यू बाय एक्स, आर का वैल्यू है अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस रेडियस कितना है हमारा, तो क्वेश्चन में हमें रेडियस गिवन है ए, तो ये जो आर का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 और क्यूब पहले से था तो ये 3/2। दिस इज द नेट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ईजी है, आसानी से हमने कैलकुलेट कर दिया। क्लियर। तो
इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। तो यही आंसर है, बिल्कुल सही, करेक्ट। अब हम बात करते हैं लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की। तो अब हम लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन कैन बी ग्राफिकली रिप्रेजेंट बाय द ड्राइंग द सर्टेन कर्व्स नोन एज द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो रिप्रेजेंट की जा सकती है, ठीक है, इमेजिनरी लाइंस के थ्रू। तो उसी को कह रहा है कि उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस जो हम यूज़ करते हैं अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए। द लाइन ऑफ फोर्स आर ड्रॉन इन सच अ वे दैट द टेंजेंट ऑफ टू द लाइन ऑफ फोर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, इसका कहने का क्या मतलब है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो कुछ इस तरीके से जा रही हैं। ये पता कैसे चलेगा, तो मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई चार्ज रख दिया। अब ये चार्ज क्या होगा, इस वाले के चलते इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, और इस वाले के चलते इधर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो नेट जो फोर्स है वो इस डायरेक्शन में मिलेगा। अब ये जो फोर्स है ये आप कैसे पता लगा सकते थे, सिंपली जो लाइन ऑफ फोर्स है उस पर आप खड़े हो जाइए, उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, तो आपको हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है, कि ये लाइन ऑफ फोर्स है, तो यहाँ पर आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है। क्लियर? नाउ thus the electric field due to the positive charge is represented by the straight line originated from the charge. The electric field due to the negative charge is represented by the straight line terminating at the charge. And if we draw the line isotropically, the line are drawn uniformly in all directions, the originate from the point charge. We can compare the intensity of the field at the point by just looking at the distribution of the line of force. तो कह रहा है कि अगर आपको ये पता करना है, ठीक है, कि भाई चार्ज की इंटेंसिटी कितनी है किसी पॉइंट पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी है, तो आप फील्ड लाइंस को देख के बता सकते हैं। जैसे पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलती है वो बाहर की तरफ निकलती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, जैसे सूरज में से किरणें निकलती हैं वैसे इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होती है, स्ट्रेट लाइंस ऐसे टर्मिनेट हो रही है। तो ये तो हुआ स्टार्टिंग की लाइन का मतलब। बाद में जो वो कह रहा है कि इंटेंसिटी आप पता कर सकते हैं लाइन ऑफ फोर्स को देख के। तो यहाँ पर जैसे मैं मान लो एक छोटा सा कंसिडर करूँ एरिया, ठीक, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर ज़्यादा फील्ड ऑफ लाइन्स हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं इस पॉइंट के कंपैरिजन में सेम एरिया में। तो इसका मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, जितना चार्ज के हम पास जाते हैं उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन से भी आप बता सकते हो आसानी से कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी और कहाँ कम होगी। इस चीज़ को हम यहाँ समझते हैं। जैसे यहाँ पर दे रखा है, अब यहाँ अगर आप देखें तो ये जो P1 पॉइंट है और P2 पॉइंट है, ठीक है, मैं यहाँ नीचे बना देता हूँ उसको। सपोज दैट ये है मेरा चार्ज और ये है फील्ड लाइंस। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ मेरा P1 पॉइंट है और यहाँ कहीं मेरा P2 पॉइंट है। तो P1 पॉइंट के पास सेम एरिया में ज़्यादा कंसंट्रेशन आएगी P2 पॉइंट के कंपैरिजन में सेम एरिया के अंदर, ठीक है, ये बताने की कोशिश है। नाउ इनफैक्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू द लाइन पर यूनिट एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया के। ये चीज़ हम प्रैक्टिकली समझ भी सकते हैं यहाँ पर, है ना। वी कैन ड्रॉ द line of force on a charge distribution containing more than one charge from each charge we can draw on the line isotropically. The line may not be as straight as one move away from the charge as the figure shows, ठीक है। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का बनाऊँ तो वो स्ट्रेट नहीं होती, वो कर्व्ड होती हैं। तो वो कर्व क्यों होती हैं, क्योंकि वो बैंड हो जा रही है, पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव पे जा रही है।
पॉजिटिव से निकलने वाली एक दूसरे को रिपेल करेंगी तो वो कुछ इस तरीके की फॉर्मेशन करेंगी। सी अगर फिगर देखें, सी फिगर में देख रहे हैं कि हम कि शीट बनी हुई है स्ट्रेट, तो उससे प्लेन स्ट्रेट जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं। द लाइन ऑफ फोर्स आर प्योरली ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन विच हेल्प अस टू विजुअलाइज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो वही वाली बात मैंने आपको पहले बोली थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइन्स हम ड्रॉ करते हैं अपनी चीज़ों को समझने के लिए। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर। फील्ड लाइंस का हमने डिस्कशन किया, बहुत तरह की फील्ड लाइंस हैं। अगर आपको फील्ड लाइंस के ऊपर और डीप डिस्कशन चाहिए तो आप वीडियो लेक्चर में जा कर के देख सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ एस सी वर्मा बुक को कवर कर रहे हैं, तो 1 to 1 हम जो है मतलब टॉपिक वाइज डायरेक्टली उस पर जाएंगे, जो इसमें लिखा हुआ है, जितना कंटेंट इसमें लिखा है उसको एक्सप्लेन करेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अगर आपको और डीप डिस्कशन चाहिए तो आप लेक्चर वीडियो में देख सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कंसिडर अ सिस्टम ऑफ चार्ज, द चार्ज ऑफ द सिस्टम एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ईच अदर। इफ द पोजीशन ऑफ वन और मोर चार्ज इज चेंज, द वर्क मे बी डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। कह रहा है कि दो चार्जेस या दो से ज़्यादा चार्जेस की मैं बात करूँ, अगर मान लीजिए मेरे पास एक चार्ज है और एक और चार्ज हम ले लेते हैं, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज मैंने ले लिया। अगर इस वाले चार्ज ने इस चार्ज को मूव करा दिया तो इसका मतलब इस इलेक्ट्रिक फोर्स ने इस पर वर्क डन किया है, क्योंकि फोर्स लगा, डिस्प्लेसमेंट हुई। अगर डिस्प्लेसमेंट हुई तो वर्क डन हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ने कुछ वर्क डन किया होगा। वी डिफाइन द चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जितना काम कर रहा है उसका नेगेटिव क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है कि अगर मैं ये कहूँ कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी इसमें स्टोर्ड होगी, ठीक है, तो इस बात को समझने की पहले कोशिश करिए, फिर हम इस पे आते हैं। ये है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर एक और है पॉजिटिव चार्ज, ये कैपिटल क्यू फिक्स है। मान लीजिए ये आप लेके आ रहे हो, अभी आप इलेक्ट्रिक फोर्स को छोड़ो, अभी आप ये समझो कि आप खुद लेके आ रहे हो, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पर लेके आ रहे हो जो कि यहाँ से r डिस्टेंस की दूरी पे, इन्फिनिटी से उठा के आप यहाँ पे लेके आ रहे हो, तो आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा ना, खुद से तो ये आएगा नहीं, आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अब ऐसे केस में क्योंकि आपको फोर्स लगा के लेके आना पड़ रहा है, आपको काम करना पड़ेगा, तो आपने किया तो पॉजिटिव। अब यही काम जब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको छोड़ेगी वापस तो वो भी वर्क डन करेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो काम किया वो नेगेटिव। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, और ये जो एनर्जी है जो स्टोर हो गई थी जब आप लेके आए थे, तो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होगी कितने के बराबर? जो वर्क करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेगेटिव ऑफ वर्क के बराबर होगी जो इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करेगा। क्लियर? तो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, एफ डॉट डी आर। अब फोर्स कितना लग रहा है? तो फोर्स लग रहा है के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर स्क्वायर इंटू डी आर, और इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा जीरो से लेके इन्फिनिटी से लेके आर, क्योंकि आप इन्फिनिटी से आर लेके आ रहे हो, तो इन्फिनिटी से आर, तो ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाय आर, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और ये इन्फिनिटी से ज़ीरो। तो आप वैल्यू पुट करेंगे तो वापस से आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा, दैट इज़ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये किसी डिस्टेंस आर पे है और आप इनिशियली इन्फिनिटी पे थी, और इन्फिनिटी पे हम रेफरेंस मानते हैं ज़ीरो, तो आप ये कह सकते हैं किसी पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट के क्यू बाय आर। ठीक है, अगर आपको इसको और डीपली समझना है तो मैंने फिर कहा आप वीडियो लेक्चर पे जाएंगे तो वहाँ पर आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। अभी भी आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये, ठीक है, कि बुक में क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो बुक में यही कह रहे हैं कि भाई अगर इलेक्ट्रिक फोर्स जो वर्क कर रहा है वो नेगेटिव वर्क कर रहा है, और ये नेगेटिव वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है, जिसका एक्सप्रेशन अभी अभी हमने ऑब्टेन किया है। क्लियर? तो इस तरीके से हमने इसका वैल्यू ऑब्टेन कर लिया। तो आई होप आपको ये जो रिज़ल्ट है, लास्ट रिज़ल्ट, ये समझ में आया होगा कि ये रिज़ल्ट हमने कैसे ऑब्टेन किया है। Q1 Q2 बाय आर
के Q1 Q2 बाई आर, के का वैल्यू 1/4πε0। क्लियर हो गया? तो आई होप ये डेरिवेशन आपको क्लियर हुआ होगा। वी चूज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू सिस्टम ऑफ चार्जेस टू बी ज़ीरो व्हेन दे हैव इनफाइनाइट सेपरेशन। ये ध्यान रखिए कि ये कन्वेंशनली लिया गया, ऐसा होता नहीं है। हम मानते हैं कि वहाँ पर ज़ीरो है, क्योंकि 1/∞ ज़ीरो होता है, तो इसलिए हम ये कहते हैं भाई वहाँ पर ज़ीरो पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है। द अबव इक्वेशन इज ड्राइव्ड बाय अज्यूमिंग दैट द वन चार्ज इज फिक्स। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे पहले ही बताया था कि यहाँ पर एक चार्ज आपका फिक्स रहता है। तो ये जो डेरिवेशन की गई है इसमें ये बात ध्यान रखी गई है कि एक चार्ज फिक्स रहेगा एंड द अदर इज डिस्प्लेस्ड, और दूसरे वाले चार्ज को डिस्प्लेस करेंगे। हाउएवर द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंडिंग इनिशियली ऑन द सेपरेशन बिटवीन द चार्जेस एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेटियल लोकेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस बात से इंडिपेंडेंट है कि दोनों के बीच में कितनी सेपरेशन है। ठीक है, सॉरी, डिपेंडेंट है कि कितनी सेपरेशन है, और इस बात से इंडिपेंडेंट है कि वो जो लोकेशन है पार्टिकल चार्ज की वो मतलब वो किस तरीके से, पाथ फंक्शन नहीं है, वो कहीं ना कहीं मूवमेंट कर रहा है। ठीक है। तो जो मूवमेंट कर रहा है उसी के लिए वो लिखा हुआ है कि इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द स्पेटियल लोकेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ये केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, दोनों के बीच में सेपरेशन कितना है इस बात पे डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में। तो ये चीज़ आपको समझ में आई। इक्वेशन गिव्स द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पेयर ऑफ चार्ज इफ देयर इज अ थ्री चार्जेस Q1 Q2 एंड Q3 आर द थ्री पेयर। सिमिलरली n system of charges, the potential energy of the system will be equal to the sum of the all potential energy of the all the pair of charge particle। ठीक है। तो ये लास्ट वाली लाइन का क्या मतलब है? लास्ट वाली लाइन का मतलब ये है कहने का कि भाई जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, बात समझिए, ये दो चार्जेस के लिए अगर हमने निकाली है तो दो चार्जेस के लिए तो सिंपल है। अगर मान लीजिए तीन चार्ज हों तो तीन चार्ज के लिए पोटेंशियल एनर्जी जो होगी भाई वो इतनी होगी कि भाई इनके जितने भी पेयर्स बनेंगे उन सब पेयर्स का सम होगी। n नंबर ऑफ चार्ज होंगे तो n नंबर ऑफ पेयर्स जो बन रहे हैं उसके उन सब के सम के इक्वल होगी, मतलब सबकी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ऐसा क्यों हो रहा है उसको भी समझ लीजिए ताकि आपको याद भी रहे ये चीज़ें। जब आप पहला चार्ज लेके आएंगे तो आपको कोई भी वर्क करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट में यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। पर जैसे ही आप दूसरा चार्ज लेकर के आओगे तो आपको इस चार्ज के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एमिट कर रहा है। और जैसे ही आप तीसरा चार्ज लेके आओगे तो आपको इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, इसके अगेंस्ट भी करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे तीन पेयर बन रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड को एमिट कर रहे होंगे, जिसके अगेंस्ट आपको इस चार्ज को लेके आना पड़ेगा। तो इस सिस्टम को अगर आपको अरेंज करना है तो इस सिस्टम को अरेंज करने के लिए आपको तीन पेयर बनाने पड़ेंगे और उनकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी। चलिए अब चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। न्यूमेरिकल क्या कहता है समझते हैं। एक सेकंड रुक जाइए बस। तो न्यूमेरिकल क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं। कह रहा है थ्री पार्टिकल्स ईच हैव अ चार्ज, थ्री पार्टिकल्स ईच हैव अ चार्ज 10 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल ऑफ साइड। तो एक ट्रायंगल है, उसके तीनों साइडों पर चार्ज है सेम वैल्यू का, Q मान लेते हैं अभी के लिए, और Q का वैल्यू है 10 माइक्रोकूलम। इसके बाद अगर हम बात करें कि फाइंड द बर्डन बाय द पर्सन इन पुलिंग देम अपार्ट इनटू द इनफाइनाइट सेपरेशन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि मान लीजिए सेपरेशन आपको गिवन कर दी जाए कि जो सेपरेशन है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, सबके बीच में सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है, मतलब इसका साइड बता रखा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना है 10 सेंटीमीटर। कह रहा है अभी ये ऐसा रखा हुआ है सिस्टम, आपको कहाँ लेके जाना है तीनों चार्जों को, इनफाइनाइट पे लेके जाना है। तो फाइनली इनफाइनाइट पे लेके जाना है। द बर्डन बाय द पर्सन इन पुलिंग देम अपार्ट टू द इनफाइनाइट सेपरेशन। तो कितना काम करना पड़ेगा बंदे को तो वो निकालना है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, तो यहाँ तीन पेयर बनेंगे, 3 इंटू में के Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए, क्योंकि एक पेयर जो होगा उसका वैल्यू कितना होगा, एक पेयर होगा के Q इंटू Q स्क्वायर अपॉन में ए। तो ऐसे तीन पेयर बनेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू Q का वैल्यू है 10 इंटू 10 की पावर -6, क्योंकि 10 माइक्रोकूलम में है, उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय
10 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के लिए 10⁻⁻² भी लगा देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा ये, और ये -12 -3 बच जाएगा, और ये -1 नीचे, तो -1 +1 हो जाएगा ऊपर जाके, और ये -2 बच जाएगा। क्लियर यहाँ तक तो बात। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो फाइनल, क्योंकि ये तीनों इनफाइनाइट पे डिस्टेंस पर हैं एक दूसरे से, तो इनफाइनाइट के लिए तो 0 पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा ये निकालने के लिए हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं हम, कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, तो -27 × 10⁻⁻² जूल, इतना पोटेंशियल करना पड़ेगा। और अगर मैं इसको देखूं वर्क डन के टर्म में, तो वर्क डन क्या होता है, तो वर्क डन होता है जो इलेक्ट्रिक वर्क डन है उसका नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, और हमारा इलेक्ट्रिक वाले का अपोजिट होता है। ठीक है, क्लियर ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक वर्क डन देखूँ तो इलेक्ट्रिक वर्क डन कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक वर्क डन इज माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, अभी बताया था आपको, तो +27 × 10⁻⁻² जूल्स। कहीं पावर में कुछ गड़बड़ रह गई क्या, 9 × 27 12 -3, और ये -1 -2, बस तो सेम रहा है। फिर इनका 27 क्यों आ रहा है, हमारा 27 × 10⁻⁻² भी बच रहा है, -2 एक्स्ट्रा क्यों बच रहा है, कुछ छूट गया क्या, 10, अच्छा ये 10 छूट गया, ये वाला 10 जो है यहाँ पर छूट गया, इसलिए 27 जूल हमारा मिस हो गया था। तो ये यहाँ पर हम कर देते हैं, तो ये 27 जूल आ गया। अब इलेक्ट्रिक वर्क डन के आगे जो वैल्यू है, जो इलेक्ट्रिक वर्क डन किया, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स ने जो वर्क किया है, हम हमेशा उसके अपोजिट करते हैं। तो पर्सन के द्वारा कितना होगा, तो पर्सन नेगेटिव में करेगा। क्लियर। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते थे, इस क्वेश्चन समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन इज द स्पेस डिस्क्राइब बाय द अज्यूमिंग दैट द वेक्टर क्वांटिटी ई एट ईच पॉइंट सेम एज द फील्ड कैन बी डिस्क्राइब बाय सेम फील्ड कैन ऑल्सो बी डिस्क्राइब बाय असाइनिंग द स्केलर क्वांटिटी वी एट ईच पॉइंट। तो इस पॉइंट इस बात का मतलब समझिए, किसी चार्ज की स्ट्रेंथ अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करनी है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी स्ट्रेंथ बता सकती है। भाई जितना चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। ऐसे ही अगर आप स्केलर फॉर्मेट में बात करें कि स्केलर फॉर्म में पोटेंशियल उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, KQ/R। ये आया कैसे वो अभी हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, पर अभी के लिए बात समझिए कि चार्ज की स्ट्रेंथ को दो चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकती हैं, एक वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट कर सकती है और एक स्केलर फॉर्म में पोटेंशियल रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है, किसी भी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक चार्ज की स्ट्रेंथ को। क्लियर हुई बात, ये कहना चाह रहे हैं। अब ये कैसे आया, तो चेंज इन पोटेंशियल होता क्या है, चेंज इन पोटेंशियल होता है जितना अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड है पर यूनिट कूलम चार्ज, एक कूलम चार्ज को ट्रांसफ़र करने के लिए। ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, 10th क्लास में डेफिनेशन। तो वर्क डन कितना करना पड़ रहा है, अगर हम वर्क डन की बात करें अपने, तो हम पॉजिटिव करते हैं, इलेक्ट्रिक नेगेटिव करता है और उसका नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर कि हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और उससे अगर मैं कंपेयर करके निकालूँ तो यहाँ पर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आया था, KQ/R आया था, डिवाइडेड बाय चार्ज करेंगे तो चेंज इन पोटेंशियल आ जाएगा KQ/R। और अगर मैं ये कहूँ कि ये किसी R पॉइंट का है और V इनफाइनाइट पे है, तो वापस से वही रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, बस एक चार्ज कम हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब इसमें एक कुछ बातें जो बारीक बातें हैं आपको समझने वाली हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दो चार्जेस की होती है या सिस्टम ऑफ चार्ज की होती है। पोटेंशियल हमेशा सिंगल चार्ज का होता है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में निकलता है, और अगर दो से ज़्यादा चार्ज है तो रिजल्टेंट हम जो है वेक्टर का इस्तेमाल करके, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं।
पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो है एक चार्ज की ही निकालते हैं कि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है किसी पॉइंट पे, और अगर एक से ज़्यादा चार्ज की किसी पॉइंट पे निकालनी है तो रिजल्टेंट का वेक्टर सम करना पड़ता है। ठीक है, वेक्टर एडिशन लॉ से निकाला जा सकता है। बात समझे? तो यहाँ से हमने पोटेंशियल निकाला। पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए इज इक्वल टू द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज व्हेन इट मूव फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट टू द पॉइंट ए। क्लियर हो गया? यहाँ पे जो मैंने बात आपको समझाई वो भी नीचे लिखी हुई है कि सपोज द टेस्ट चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी, द बर्डन ऑन द चार्ज शुड बी जीरो फ्रॉम द वर्क एनर्जी थ्योरम इफ द एक्सटर्नल वर्क प्लस इलेक्ट्रिकल वर्क be the burden by the external agent and the burden by the electric field, we consider the external work plus electric work is equal to 0. It means the external work is negative of electric work and the change in potential energy. क्लियर हुई बात? तो ये सारी बातें वही हैं, बस इंग्लिश में लिखी हुई हैं, आपको आसानी से समझ में अब आ रही होगी। The potential at a point A is equal to the burden per unit test charge by the external agent is moving the test charge from the reference point to the point A. द चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट इज़ प्योरली आर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने आपसे अभी भी बोला कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, और अपने पहला पॉइंट क्या कंसिडर किया था? इनफाइनाइट। आपकी मर्जी, आप किसी भी पॉइंट को कंसिडर कर सकते हो, तो उन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, मान लीजिए आप कह रहे हो कि भाई मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट ला रहा हूँ चार्ज को, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकल सकता है, पोटेंशियल नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि इनफाइनाइट पे तो हम जीरो मान लेते हैं, तो हमें एक इंडिविजुअल पॉइंट पे मिल सकता है, पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने पे हम डिफरेंस ही कैलकुलेट कर पाएंगे कि डिफरेंस कितना है। क्लियर हुई बात? एज अ पोटेंशियल एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी, द पोटेंशियल इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, और क्योंकि आपने निकाला कैसे, V इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू भी स्केलर है और क्यू भी स्केलर है, तो आपका आंसर स्केलर आएगा। पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई Q1 चार्ज V1 पोटेंशियल बना रहा है किसी पॉइंट पे, और कोई Q2 चार्ज उसी पॉइंट पे V2 पोटेंशियल बना रहा है, तो आपने सिंपली दोनों पोटेंशियल को ऐड कर सकते हो आप। जैसे मान लो एक मेरा ये चार्ज है Q चार्ज, एक और यहाँ पे Q चार्ज है, ये दोनों चार्ज इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल बना रहे हैं, इसके चलते V1 बन रहा है, इसके चलते V2 बन रहा है। तो आपको वेक्टर सम करने की जरूरत नहीं, सिंपल एडिशन लॉ लगा करके आप ये बता सकते हैं कि उस पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा। बात क्लियर हुई? अब हम बात करेंगे इसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की। तो बहुत सारे पॉइंट चार्जेस के चलते कितना हो सकता है पोटेंशियल। तो मैंने आपको क्या कहा कि किसी पॉइंट पर आपको यहाँ से बस डिस्टेंस देखना है कि इन चार्जेस का डिस्टेंस कितना है, और इन सब का समेशन कर देना है। तो पोटेंशियल इज़ नथिंग बट k टाइम्स ऑफ सिग्मा आई अपॉन में आर आई। भाई आप वैल्यू पुट करते जाइए, k तो कांस्टेंट ही है, सब में से बाहर आ जाएगा। उसके बाद चार्ज अपॉन में डिस्टेंस का वैल्यू पुट करते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारे क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि भाई दो चार्जेस हैं, एक को Q1 मान लेते हैं दैट इज़ 10 माइक्रोकूलम, एक को Q2 मान लेते हैं दैट इज़ प्लस 20 माइक्रोकूलम, आर प्लेस्ड एट द सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द पेयर ऑफ द मिडल पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। तो कह रहा है Q1 और Q2 के बीच में पोटेंशियल कितना होगा। तो ठीक है, इसके चलते हम मान लेते हैं कि भाई V1 पोटेंशियल होगा, इसके चलते मान लेते हैं V2 पोटेंशियल होगा। अभी हमने सीखा है कि V1 प्लस V2 टोटल पोटेंशियल होता है। अगर मैं वैल्यू पुट करूँ K Q1, तो K Q1 का वैल्यू कितना होगा? तो Q1 है 10 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, क्योंकि ये 2 सेंटीमीटर है तो इसका मिड पॉइंट होगा 1 सेंटीमीटर पे, इसका भी मिड पॉइंट होगा 1 सेंटीमीटर पे। तो 1 × 10⁻⁻² प्लस K दूसरा चार्ज है 20 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻⁻²। K कॉमन ले लेते हैं, 9 × 10⁹ इंटू 10 की पावर 10 × 10⁻⁻6 है, इसको 10⁻⁻5 और 10⁻⁻2 लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पर 10 की पावर 2 × 10⁻⁻5 लिख लेते हैं और डिवाइड बाय 10⁻⁻2 लिख देते हैं। अब इनको भी कॉमन ले लेते हैं, काम करते 10⁻⁻3 कॉमन आ जाएगा यहाँ पे। जैसे ही 10⁻⁻3 कॉमन आएगा 1 + 2 ये रह जाएगा अंदर, और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं
सॉरी एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल है, तो इसकी यूनिट SI यूनिट होगी वोल्ट। तो 27 मेगा वोल्ट जो है हमारा आंसर आ गया। मेगा वोल्ट का मतलब है 10⁻⁻⁶, +6। ठीक है। तो इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज कंटिन्यू वी कैन यूज द टेक्निक ऑफ इंटीग्रेशन टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करें कि कंटिन्यूस चार्ज सिस्टम है, कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, ये डिस्क्रीट चार्ज था, जो ये चार्ज है ना ये डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब कि आपको वैल्यूज़ जो है मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। आपको पता है कि यहाँ पे एक पार्टिकल है जिसका चार्ज है, यहाँ एक पार्टिकल है। जब एक बॉडी होती है तो उसके अंदर चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो उस केस में पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो वो भी हम सीखेंगे कि भाई इंटीग्रेशन मेथड क्या है, कैसे पोटेंशियल निकाला जा सकता है। तो उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन सीखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन। ठीक है, तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं 29.8 में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सपोज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द डिस्टेंस r ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज E एंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट इज V। सपोज दैट द पॉइंट चार्ज Q इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली फ्रॉम द पॉइंट R टू R प्लस dr। मान लीजिए ये चार्ज है आपका, ठीक है, कैपिटल Q, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है E, और एक आपका छोटा चार्ज है Q जिसने R ये पहले था और छोटी सी डिस्प्लेसमेंट करी है dr। तो अभी ये कहाँ पे पहुँच गया, तो अभी ये डिस्टेंस हो गया है R प्लस dr। तो पहले यहाँ तक था डिस्टेंस, अब यहाँ तक, पहले इस पॉइंट तक था, अब इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ऐसे केस में जो डिस्प्लेसमेंट dr हुआ, अगर मैं उसको निकालूं कितना है, ठीक है, उसके चलते वर्डन, तो वर्डन होगा F डॉट dr। ठीक है, और हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ नथिंग बट नेगेटिव ऑफ वर्डन, तो जगह माइनस QE, क्योंकि इस पर फोर्स कितना लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा QE, तो QE डॉट dr, और ये बराबर है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, छोटा सा जो पोटेंशियल में चेंज आया dV, तो Q इंटू में dV है ना। पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, तो चार्ज इंटू में चेंज इन पोटेंशियल, Q से Q कैंसिल, एंड dV इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ E डॉट dr। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप यहाँ से निकालना चाहें तो माइनस dV बाय dr आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो। बात समझ में आई? तो भाई इस तरीके से आप इसको डिराइव कर सकते हैं, इस रिलेशन को, यही रिलेशन उन्होंने बताया है। अब इस रिलेशन के बिहाफ पे आपसे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो ये क्वेश्चन देखते हैं भाई, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है करने के लिए। कह रहा है जो प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये वाली ऊपर वाली नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इज शोन बाय द डायरेक्शन, और ये जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज D। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। फाइंड द पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट इज नथिंग बट E डॉट D। E को D से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया। ठीक है, डायरेक्ट, क्लियर हो गया। तो इसका आंसर आपने लिख दिया E डॉट D, ये इसका पोटेंशियल डिफरेंस है। कुछ नहीं करना था इस क्वेश्चन में, क्योंकि अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में dr अगर वेरिएबल है, यहाँ तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सीधा सेपरेशन से मल्टीप्लाई करना था, कुछ करना ही नहीं था। अब एक बात समझिए कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में वेरी कर रही हो, यहाँ पे कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थी, एक ही डायरेक्शन थी, तीन डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करे तो कैसे लिखें, तो उसके लिए सिंपल है कि भाई एक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे लिख दीजिए, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल माइनस डेल वी बाई डेल एक्स।
वाई डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ऐसे लिख दीजिए माइनस डेल वी बाई डेल वाई, और जेड डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस डेल वी बाय डेल जेड लिख दीजिए। बस हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। अभी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो नेट कितनी होगी, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप और ई जेड के कैप। आगे कोई न्यूमेरिकल आता है इसका तो मैं वो भी आपको कराऊंगा ताकि आप आसानी से समझ सकें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकाला जा रहा है। सिंबल जो यूज़ कर रहे हैं हम डेल, वो पार्शियल डेरिवेटिव का सिंबल है, ठीक है। ऐसा करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना होता है कि जो भी आपका फंक्शन है उसमें, जैसे मान लीजिए आपका फंक्शन है v 2x² y प्लस वाई इंटू जेड, तो जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यही आपका केवल वेरिएबल रहेगा 2y y और z। ये टर्म्स जो होंगी वो कांस्टेंट कंसीडर की जाएंगी, तो आप इनको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 4x इंटू वाई, क्योंकि y कांस्टेंट है तो वो वैसा ही रहेगा, इक्वल प्लस 0, क्योंकि y और z कांस्टेंट थे तो 0 हुआ, और यहाँ पे y 0 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा था। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे चीज़ों को समझते हैं।